हेलो गाइस, तो देखते हैं आरपीएफ 2024 कांस्टेबल एंड एसआई के पीवाईक्यू पॉलिटिकल साइंस के। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल कौन थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था। भारत का राष्ट्रपति निम्न द्वारा चुना जाता है। सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सब ऑप्शन ए राइट आंसर है, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारे संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 356। चुप रहना बिल्कुल भी तुम लोग। 4, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। पोरबंदर में हुआ था। राइट आंसर है क्वेश्चन सी, ऑप्शन नंबर सी। 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया था। तो यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया था। तो इसमें हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे कोई ये है 28/3/2019 का पीवाईक्यू। इसमें भी सेम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना गया है। तो BR अम्बेडकर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्ष किए जाते हैं। तो 5 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि 2019 में भी लोकसभा के चुनाव हुए थे और 2024 में भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा ही, हो सकता है रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। 1942 में किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना हुआ। 26 जनवरी 1950 को बना हुआ है। तो हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए हैं। तो अब करते हैं लूसेंट से पॉलिटिकल साइंस को कवर। भारतीय संविधान, भारतीय नंबर 1 है पॉइंट है। तो भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद और 1764 के बक्सर युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजी ने समय समय पर कई एक्ट पारित की, जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियां बने। वे निम्न हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। दूसरा कार्य रेगुलेटिंग एक्ट का, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। सी, 3 नंबर, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषता, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल, उसकी परिषद के 4 सदस्य, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर इलिजाह एम्पे थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे।
चौथा विशेषता है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। 5वां है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सतत हो गया। इसे भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता को इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के चुप रहो जल्दी से विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को 1793 का चार्टर्ड अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदियों को भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 की चार्टर्ड अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, इसके द्वारा कंपनी के अधिकार, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चंगे चुप रहो जल्दी से। मद्रास की परिषदों का विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। 7वां अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहरा जाने का बंद किया गया। 8वां गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में संपूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारत के कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। हाँ, लूसेंट में से कहीं बाहर नहीं जा सकता है, जितना आएगा तो लूसेंट में से ही आएगा, इससे बाहर, इसीलिए लूसेंट को पढ़ते हैं। 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं कि इस अधिनियम के द्वारा सेवा में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम की विशेषताएं, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 कंपनी के निदेशक द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सांसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड और कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के नियंत्रण था। उसी का वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो, अन्य
भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। चंगू चुप रहो, तुम हल्ला नहीं करो। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। भारतीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की थी। गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान हो गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तार परिषद के सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीयों को बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव की विधान परिषद में मनोनीत किया।